Good morning, everyone. And today we are taking up the Act of CISF 1968. इस एक्ट की सीरीज में जिसमें हम CISF AC LDC से रिलेटेड सभी एक्ट्स कवर करेंगे। इस सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बाद आज कवर करेंगे CISF एक्ट 1968 जो कि एक्ट नंबर 50 से जोड़ा गया है। और यह स्पष्ट है कि CISF एक्ट 1968 चार बार मॉडिफाइड हुआ है, जिसमें कि एक्ट नंबर 14 1983, एक्ट नंबर 20 1989, एक्ट नंबर 40 1999, एक्ट नंबर 22 2009। ये एक्ट नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछते हैं। सो द स्टोरी बिहाइंड इट, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्लांट रांची में 1964 में एक फायर का इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद जस्टिस बी मुखर्जी का एक कमेटी बनाया गया उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या देखने के लिए कि क्या क्या रीज़न रहे उस फायर के इंसिडेंट के लिए। तो कमीशन ने बाद में जो रिपोर्ट दिया उसमें जो रीजन्स हाईलाइट किए वो थे कि सबोटाज के चलते यह इंसिडेंट हुआ है, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे जो एक इंडस्ट्रियल जोन में होने चाहिए वो सभी मिसिंग थे। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो। तो उसके बाद CISF को बनाया गया, जिनको मोटो दिया गया प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और यह CISF एक्ट बड़ा ही क्रिस्प है। इसमें 22 सेक्शंस हैं जो कि 15-17 पेजेस में कवर हैं। तो आज हम इन 22 सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स टेबल बता दूं, जिसमें सेक्शन फर्स्ट है सोर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 है डेफिनेशन, जिसमें CISF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, जिसमें फोर्स के बारे में बताया गया है कि क्या एक्सटेंट होगा फोर्स का। सेक्शन 4 है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर। सेक्शन 5 अपॉइंटमेंट ऑफ एंड रोल मेंबर ऑफ द फोर्स। Section 6 है certificates of members of the force. Section 7 superintendence and administration of the force. Section 8 dismissal, removal of enrolled member of the force. Section 9 appeal and revision. Section 10 duties of members of the force. Section 11 power to arrest without warrant. Section 12 power to search without warrant. Section 13 procedure to be followed after arrest. Section 14 deputation of the force to industrial undertakings in public sector. Section 14A technical consultancy services to industrial establishment. Section 15 officers and members of the force to be considered always on duty and liable to be employed anywhere in India. Section 15A restriction respecting right to form association. Section 16 responsibilities of the members of the force during suspension. Section 17 surrender of certificate, arms, etc. by person ceasing to be a member of the force. Section 18 penalties for neglect of duty. Section 19 application of the Act 22 of 1922 to members of the force. Section 20 certain acts not to apply to members of the force. Section 21 protection of acts of members of the force. Section 22 power to make rules. And then the schedule, section 6 appendix sec. So this is our act, CISF Act 1968. So the first paragraph is an act to provide for the constitution and regulation of armed forces of the union for the better protection and security of industrial undertakings owned by the central government. तो क्लियरली है कि यह जो फोर्स है इसका जो गठन किया गया है वो बेटर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए किया गया है, जो अल्टीमेट मोटिव है CISF का। Certain other industrial undertakings, employees of all undertakings to provide technical consultancy service to industrial establishment in the private sector and for the matters connected therewith. So ये क्लियर है कि CISF को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स की तो सिक्योरिटी का भार CISF के ऊपर है ही, उसके साथ में उनके एम्प्लॉइज जो हैं उनकी सिक्योरिटी भी CISF ही देखती है, और टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स को जो कि प्राइवेट है। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स है उनको टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी CISF प्रोवाइड करती है, और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको भी CISF देखती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं। नेक्स्ट इज बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 19th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यह है पार्लियामेंट के द्वारा 19th ईयर, रिपब्लिक के 19th ईयर। सो सेक्शन 1 है सोर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द CISF एक्ट 1968। ये क्लियर है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, की है पूरे भारत पर लागू है। इट्स कमिंग टू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो यह उस दिन फोर्स में होगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। DG डायरेक्टर जनरल का डेफिनेशन है, मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स अपॉइंटेड बाय सेक्शन 4। डायरेक्टर जनरल फोर्स के सेक्शन 4 द्वारा अपॉइंट हो गए। सेक्शन 4 हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं किस सेक्शन के द्वारा DG को अपॉइंट किया जाता है। नंबर 2, एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स मींस एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर और एनी अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स ऑफ ए रैंक लोअर देन दैट ऑफ एन अंडर ऑफिसर। तो एनरोल मेंबर ऑफ फोर्स में कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, SI, ASIs, अंडर ऑफिसर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स और उनसे नीचे की रैंक का जो भी आदमी है वो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स होगा। नेक्स्ट, फोर्स मींस द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। सो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस सेक्शन के द्वारा फोर्स को एस्टैब्लिश किया गया है, तो सेक्शन 3 के द्वारा। अभी हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज फोर्स कस्टडी मींस द अरेस्ट और कन्फाइनमेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ द फोर्स इन अकॉर्डिनेंस विद रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। फोर्स कस्टडी का मतलब है कि जब किसी फोर्स मेंबर को अरेस्ट किया जाता है, कन्फाइन किया जाता है, तो वह उन रूल्स के अंतर्गत किया जाता है जो इस एक्ट में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को डिफाइन किया गया है, मींस एनी अंडरटेकिंग पर्टेनिंग टू ए शेड्यूल्ड इंडस्ट्री and includes an undertaking engaged in any other industry or in any trade, business or service which may be regulated by parliament by law। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स वो अंडरटेकिंग्स होगी जिनको पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता होगा,
वो कोई भी ट्रेड बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या वो शेड्यूल में है, शेड्यूल इंडस्ट्रीज है। गवर्नमेंट का एक शेड्यूल बनाया हुआ है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है वो शेड्यूल इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो इंडस्ट्रीज है जो शेड्यूल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन एंड कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिनको ओन, कंट्रोल और मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होगी। एक गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो जो भी डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट, इस तरह भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 17 में जो कंपनियां डिफाइन है वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, वो शेड्यूल अंडरटेकिंग्स हैं। ए कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर होगी। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और ए कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं जो सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में डिफाइन है। फर्म रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1935, ये भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 59 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो इंडस्ट्री डिफाइन है वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर कहलाती है। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर मींस ए वेंचर जॉइंटली अंडरटेकिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद प्राइवेट अंडरटेकिंग्स। सो जॉइंट वेंचर इज जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में से कोई एक या दोनों या कोई प्राइवेट अंडरटेकिंग एक साथ मिलकर काम करे। सेक्शन डी ओमिटेड है, सबसेक्शन डी ओमिटेड है। सबसेक्शन ई, मैनेजिंग डायरेक्टर इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस द पर्सन वेदर कॉल्ड ए मैनेजिंग एजेंट, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बाय एनी अदर नेम हु एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। सो जहां पे भी कोई अंडरटेकिंग है, कोई पीएसयू है, कोई यूनिट है सीएसएफ का, वहां पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसको सीईओ कह लो, मैनेजर कह ले, जीएम कह ले, उसके ये नाम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग यूनिट में। वह ओवरऑल इंचार्ज होता है उस अंडरटेकिंग का, उस जिसके अंडर सीएसएफ के जो हेड ऑफ यूनिट हो गए वो उसके अंडर अब काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सो नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द फोर्स मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स अंडर दिस एक्ट। मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में अभी बताया है, मेंबर ऑफ द फोर्स जो इस एक्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में अभी बताया है, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर और अंडर ऑफिसर से नीचे के जो रैंक वाले जो पर्सनल होते हैं वो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स होते हैं। मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस एन इंडस्ट्री ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय पर्सन अदर देन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो प्राइवेट अंडरटेकिंग वो होती है जिसमें एक आदमी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वो ओन एंड कंट्रोल करता है इंडस्ट्री को। शेड्यूल इंडस्ट्री मींस एन इंडस्ट्री एंगेजिंग मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल, जो इंडस्ट्रीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वो शेड्यूल इंडस्ट्रीज है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, दैट इज सबऑर्डिनेट ऑफिसर। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स मींस जीओज एंड अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4। हमने अभी पढ़ा है कि डीजी को भी सेक्शन 4 के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, और फोर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्शन 3 द्वारा फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अंडर ऑफिसर मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज ए हेड कांस्टेबल, नायक और लेस नायक, जो कि अभी कांस्टेबल एंटाइटल है नायक की जगह पे। Any reference in this act to a law which is not in force in any area shall in relation to that area be constituted as a reference to the corresponding law if any in the force in that area. So section 3 है constitution of the force. Section 3, there will be constituted and maintained by a central government and armed force or union to be called as a central industrial security force for the better protection and security of the industrial undertakings owned by that government, joint venture or private industrial undertaking, and to perform such other duties as may be entrusted to it by the central government. So फर्स्ट सब क्लोज है कि जिसमें कोई भी प्राइवेट अंडरटेकिंग, जॉइंट वेंचर या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ओन एंड कंट्रोल किया जाता है कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, तो उसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को देखने के लिए एक फोर्स का कंस्टिट्यूट किया जाएगा जिसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। सब सेक्शन 2, द फोर्स शैल बी कंस्टिट्यूटेड इन सच मैनर, इस फोर्स का गठन कुछ इस तरह किया जाएगा। शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, अंडर ऑफिसर्स एंड अदर एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स हु शैल रिसीव सच पे एंड अदर रिम्यूनरेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और उस फोर्स का गठन ऐसे किया जाएगा जिसमें कुछ सुपरवाइजरी ऑफिसर हो गए, कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर और कुछ अंडर ऑफिसर हो गए, और जिनका पे इस एक्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा और उनको क्या पावर्स होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ए पर्सन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स एंड सच अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी। डायरेक्टर जनरल एंड एवरी अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स सो अपॉइंटेड शैल हैव मे एक्सरसाइज सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय अंडर दिस एक्ट। सो ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि पावर्स कितना है, पर इस एक्ट के द्वारा आगे रूल्स बनाकर उनको डिफाइन किया जाएगा। Section 5, appointment of enrolled member of the force. The appointment of the enrolled member of the force shall rest with Director General who shall exercise the powers in accordance with the rules made under this act. इस एक्ट के द्वारा जो रूल्स बनाए जाएंगे उनसे पावर एक्सरसाइज करेंगे डीजी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स पर, प्रोवाइडेड दैट द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन मे आल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय सच अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सो इस एक्ट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनसे जो कुछ सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर एक्सरसाइज करेंगे। Certificates of member of the force. Every enrolled member of the force shall receive on his appointment a certificate in the form specified in the schedule under the seal of DG. Such other supervisory officers and Director General may specify in this behalf, by virtue of which the person holding such certificate shall be vested with the powers of an enrolled member of the force. So सर्टिफिकेट दिया जाएगा डीजी के द्वारा और किसी भी अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के द्वारा एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को, जो कि स्पेसिफाई होगा इस एक्ट के शेड्यूल्स में। Such certificate shall cease to have effect whenever the person named in it cease for any reason to be an enrolled member of the force. जब
एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं रहेगा कोई पर्सन, तो उससे वह सर्टिफिकेट भी ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 7 सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स। द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द फोर्स सेल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुपरिंटेंडेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी फोर्स का। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन करते हैं, वो हैंडल करते हैं डेली टास्क को, छोटी छोटी टीम बनाकर डेली टास्क को जो हैंडल करते हैं वो सुपरवाइज होते हैं, सुपरविजन करते हैं। मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर मल्टीपल जो टीम्स होती है, जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके गोल्स, प्लान्स, स्ट्रेटेजी उनको डिफाइन करते हैं, उनको बनाते हैं मैनेजर्स। और जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं वो एक हाई लेवल की एग्जीक्यूटिव फोकस्ड जो ओवरऑल ऑपरेशंस देखती हैं, उसके इंचार्ज होते हैं सुपरिंटेंडेंट्स। सो जो सुपरिंटेंडेंट्स का काम है फोर्स का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एनी सब्जेक्ट देयर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रूल्स मेड अंडर देयर अंडर। द कमांड, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स सेल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल। कमांड, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, these three words are very important here. It can be interchanged in your exam, so keep it in your mind. सुपरविजन जो है वो डेली टास्क का सुपरविजन किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सुपरिंटेंडेंस क्या है, एक ओवरऑल ऑपरेशन के ऊपर एक हाई लेवल कमेटी जिसमें कुछ ही लोग होते हैं सुपरिंटेंडेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन डीजी देखते हैं, कमांड भी डीजी करते हैं। सो ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, कमांड, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Subsection is subject to the provisions of subsection 1. The administration of the force within such local limits as may be prescribed shall be carried on by such other supervisory officers as considered necessary in accordance with the provisions of this act and of any rules made thereunder. And every supervisory officer placed in charge of the protection and security of industrial undertakings, joint venture and private industrial undertakings shall, subject to any direction that may be given by the central government or director general in this behalf, discharge his functions under the general supervision, direction and control of managing director of the undertaking. So इस एक्ट में जो लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे डीजी के द्वारा, वो अंडर जनरल सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल काम करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के। जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, मैनेजर हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, उनके अंडर काम करेंगे, उनके जनरल सुपरविजन में रहेंगे, उनके डायरेक्शन में रहेंगे, उनके कंट्रोल में रहेंगे। जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इस एक्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल ऑपरेशन को देखने के लिए, यूनिट, जिनको यूनिट कमांडर, यूनिट हेड भी बोला जाता है। सेक्शन 8 है डिसमिसल रिमूवल ऑफ एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स क्या होते हैं। एसओज प्लस अंडर ऑफिसर प्लस बिलो द रैंक ऑफ अंडर ऑफिसर्स, ये एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स होते हैं। उनके डिसमिसल और रिमूवल के लिए क्या प्रोविजन है इस एक्ट में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू सच रूल्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अंडर दिस एक्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स में। सो आर्टिकल 311 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है उसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर्स कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकते हैं, रिड्यूस इन रैंक एनी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, किसी की रैंक को रिड्यूस कर सकते हैं, होम ही थिंक्स रिमिस और नेग्लिजेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, जिसमें कि उन्हें लगता है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी को में नेग्लिजेंसी दिखाई है, अनफिट है ड्यूटी के लिए। Award any one or more of the following punishments to the enrolled member of the force who discharge his duty in a careless or negligent manner, or who by any act of his own render himself unfit for the discharge thereof. तो कोई भी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स जो केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर में ड्यूटी करता है, ऐसा सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को लगता है, तो वो उन पर एक या एक से ज़्यादा कोई भी पनिशमेंट्स इंपोज कर सकते हैं। सो सबसेक्शन ए में फाइन टू एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 7 days पे और रिडक्शन इन पे स्केल। सेक्शन बी ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीक, अदर ड्यूटी, रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और डेप्रिवेशन ऑफ एनी सोशल इमोलमेंट। सबसेक्शन डी विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे विद और विदाउट क्युमुलेटिव इफेक्ट। सेक्शन ई विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। सेक्शन एफ सेंसर। सो ये 6 तरह का पनिशमेंट्स हैं जो कोई भी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स पर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स द्वारा इंपोज किया जा सकता है इन केस ऑफ देयर नेग्लिजेंसी, इन केस ऑफ देयर केयरलेस। Section 9 appeal and revision. Any enrolled member of the force agreed by any order under section 8 may within 30 days from the date on which the order is communicated to him prefer an appeal against the order to such authority as may be prescribed. तो कोई भी enrolled member of the force जो किसी भी order से जो section 8 में दिया जाता है supervisory officers द्वारा within 30 days अपील कर सकता है जो भी ऑर्डर उसे दिया गया है या जो भी पनिशमेंट उसे दी गई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 2B एंड सबसेक्शन 3. द डिसीजन ऑफ द सच अथॉरिटी देयरऑन शैल बी फाइनल प्रोवाइडेड दैट द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ द 30 days इफ ही इज सैटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन द टाइम। अगर एप्लीकेंट ने विदिन 30 days अप्लाई किया है अपील, तो प्रिस्क्राइब्ड जो अथॉरिटी है वो उसको एंटरटेन कर सकती है, और अगर वह सेटिस्फाइड है देन इट इज ओके। लेकिन अगर वह सेटिस्फाइड नहीं है, इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू ए। तो जो प्रोसीजर होगा, अगर एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स सेटिस्फाइड नहीं है, वह फिर भी एग्रीव्ड है, तो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर सेक्शन 1A में विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम प्रीफर ए रिवीजन पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सच अथॉरिटी इन डिस्पोजिंग ऑफ द रिवीजन पिटीशन द सेड अथॉरिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑर्डर से, तो जो सेक्शन 1 में जो सब सेक्शन 1 में दिया गया है, तो वह 6 months के पीरियड के अंदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को रिवाइज्ड या रिवीजन पिटीशन के लिए अप्रोच कर सकता है। Then subsection 2B, the authority as may be prescribed for the purpose of this subsection on a revision petition preferred by an aggrieved enrolled member of the force or suo motu may
call for within a prescribed period the records of any proceedings under section 8 of subsection 2 or subsection 2A, and such authority may, after making inquiry in the prescribed manner and subject to the provisions of this act, pass such order thereon as it thinks fit. तो सफिशिएंट इंक्वायरी करने के बाद अथॉरिटी इस पर ऑर्डर पास कर सकती है जो रिवीजन पेटिशन एंड रोल मेंबर ऑफ द फोर्स ने किया है. Subsection 3. The central government may call for and examine the record of any proceedings under Section 8 or under Subsection 2, Subsection 2A or Subsection 2B of this section and may make such inquiry or cause such inquiry to be made and subject to the provisions of the Act, may pass such order thereon as it thinks fit, provided that no order imposing an enhanced penalty under Subsection 2, Subsection 3 shall be made unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the person affected by such order. So, central government किसी भी इंक्वायरी को कॉल कर सकते हैं और उस पर ऑर्डर दे सकते हैं जैसा उन्हें ठीक लगे, लेकिन वह कोई भी एनहेंस्ड पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते. कब तक? जब तक कि उस अफेक्टेड पर्सन को अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना मिले उसे सुने जाने का, उसे अपनी बात रखने का. Section 10. Duties of members of the force. It shall be the duty of every member of the force promptly obey and execute all orders lawfully issued to him by his superior authority. तो जो भी orders lawful जो orders है उनको promptly obey करना है, execute करना है जो superior ने दिए हैं. To protect and safeguard the industrial undertaking owned by the central government together with such other installation as are specified in the government to be vital for the carrying on the work in those undertakings. तो वो अंडरटेकिंग्स तो प्रोटेक्ट करनी ही है जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी वर्किंग को कंटिन्यू रखने के लिए जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वो भी प्रोटेक्ट करने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे. Situate within the local limits of his jurisdiction, provided that before an installation not owned and controlled by the central government is so specified, the central government shall obtain the consent of the government of the state in which such installation is situate. Subsection C. To protect and safeguard any joint venture, private industrial undertakings and such other industrial undertakings and installations for the protection and security of which he is deputed under Section 14. Subsection D. To protect and safeguard the employees of the industrial undertakings. Employee को भी safeguard करना CSF का ड्यूटी है. Subsection E. To do any other act conducive to the better protection and security of industrial undertakings and installation refers to it clause B, C and employees refer to clause D. तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कंड्यूसिव हो बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए वो भी CSF करती है, देखती है. Subsection F. To provide technical consultancy services related private sector undertakings से related technical consultancy services भी CSF प्रोवाइड करती है. To provide safeguard the organization owned and funded by the government and employees of such organization. ये सेम प्रोविजन है. Section H. Any other duty within or outside India which may be entrusted by central government. So central government आउटसाइड इंडिया भी सीएसएफ को डेप्यूट कर सकता है, सीएसएफ को भेज सकता है. सेक्शन 11. पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट. एनी मेंबर ऑफ द फोर्स विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट. कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स अरेस्ट कर सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के, इन कंडीशंस में जो कि नीचे दिया गया है. एनी पर्सन हु वॉलंटरीली कोज हर्ट टू और अटेम्प्ट्स वॉलंटरीली टू कोज हर्ट टू और wrongfully restrains or attempts wrongfully to restrain or assaults or use or threatens attempts to use criminal force to any employee referred to in clause D Section 10 or to him or any other member of the force in discharge of his duty or such employee or in execution of his duty as such member as the case may be or with intention to prevent or to deter him from discharging his duty in such manner in consequences of anything done and attempted to be done by him in the lawful discharge of his duty as such member. सो बेसिकली बिहाइंड आइडिया है कि कोई भी कोग्निजेबल अगर ऑफेंस करता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है जो किसी को हर्ट करता है, कोई भी किसी को थ्रेट करता है, कोई भी किसी पर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स अरेस्ट कर सकता है विदाउट ए वारंट. The next is any person who has concerned in or against whom a reasonable suspicion exists in his having been concerned in or who is found taking precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offense. This word is very important, cognizable offense, which relates to property belonging to or in a premises of any industrial undertakings referred to in clause B, clause C, section 10, relates to other installation or property to the premises of other installation referred to in those clauses. तो कोई भी जैसा बताया है कि cognizable offense करता है कोई भी, if security agencies have reason to believe कि कोई इंसान कोई ऑफेंस कमिटेड करेगा तो भी वो अरेस्ट कर सकते हैं. Subsection 3. Any person who commits or attempts to commit a cognizable offense which involves or which is likely to involve danger of life to any person. अगर किसी भी पर्सन की लाइफ को डेंजर है या ऐसी संभावना है कि उसकी लाइफ को डेंजर है, कोई कोग्निजेबल ऑफेंस करने की सोच रखता है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी मेंबर ऑफ द फोर्स के द्वारा. Subsection 2. If any person is found trespassing on the premises of industrial undertaking. यदि कोई ट्रेसपास कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में अनऑथराइज तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है. Section 12. Power to search without warrant. Whenever any member of the force not below the prescribed rank has a reason to believe that any such offence as in referred to or in Section 11 has been or is being committed and that such warrant can't be obtained without affording the offender an opportunity to escaping or concealing evidence of the offence, he may be detain the offender and search his person and belongings forthwith. If he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence. Provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 relating to search under this code shall so far as may be applied to search under this section. तो किसी भी इंसान को जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में है
सिक्योरिटी एजेंसीज को ऐसा लगता है कि वह सर्च वारंट लेने जाएंगे तो वह कुछ एविडेंस को कंसील कर सकता है, छुपा सकता है, तो उसका वह विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं। सेक्शन 13 प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। अरेस्ट के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? एनी मेंबर ऑफ द फोर्स मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस एक्ट shall without unnecessary delay make over the person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken to the nearest police station together with a report to the circumstances occasioning the arrest। तो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी, कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स अगर कोई अरेस्ट करता है तो उसे पुलिस ऑफिसर्स की प्रेजेंस में अरेस्ट करना है। अगर पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंस नहीं है तो विदाउट डिले उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विद ए रिपोर्ट कि क्या क्या हुआ है, विद ए रिपोर्ट उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर देना है। सेक्शन 14 डेपुटेशन ऑफ द फोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर, जॉइंट वेंचर एंड प्राइवेट सेक्टर। Subject to any general direction which may be issued by the central government, it shall be lawful for the Director General, on a request received in this behalf from the Managing Director concerned, or an industrial undertaking in public sector, joint venture, private sector, showing the necessity there is to depute such member of the force as the Director General may consider necessary for the protection of security of that industrial undertaking and an installation attached thereto, and the members of the force or depute shall be at the charge the Managing Director, provided in the case of an undertaking owned, controlled and managed by a government company of which the central government is not a member, by a corporation established by or under a provincial or state act, no such request shall be entertained unless it is made with the consent of the government of the state in which the undertaking is situated. Subsection 2. If the Director General is of the opinion that circumstances necessitating the deputation of the member of the force in relation to an industrial undertaking under subsection 1 have ceased to exist, or for any other reason it is necessary so to do, he may, after informing the Managing Director of the industrial undertaking, withdraw the member of the force so deputed. तो जो मेंबर ऑफ द फोर्स डेप्यूटेड किया गया है किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की कोग्निजेंस में देने के बाद में डायरेक्टर जनरल उसको विड्रू भी कर सकते हैं, provided that the managing director may, on giving 3 months notice in writing to the Director General, that the member of the force so deputed shall be withdrawn. Next section is every member of the force which discharging his functions during the period of deputation shall continue to exercise the same powers and be subject to the same responsibility, discipline and penalties as would have been applicable to him under this act if he had been discharging those functions in relation to an industrial undertaking owned by the central government. So वही पावर, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही डिसिप्लिन, वही पेनल्टीज होगी डेपुटेशन के दौरान भी अगर कोई मेंबर ऑफ द फोर्स डेपुटेशन है किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में। Next is subject to any general directions which may be issued by the central government, it shall be lawful for the Director General on a request received from the Managing Director of an industrial establishment in the private sector or any other person authorized by him in his behalf to direct the members of the force to provide technical consultancy services relating to the security to which industrial establishment in such manner and on payment of such fee as may prescribe. So this provisions is added in 2009 that in private sector the CSF also provide the technical consultancy services after the permission of Director General. Next is the fee received under subsection 1 shall be credited to Consolidated Fund of India. It can be asked in your examination that the fee which is received by the technical consultancy services provided to private sector establishment, where it is credited in Consolidated Fund of India. Explanation: for the purpose of this section, the expression managing director in relation to an industrial establishment. So ये पहले भी definition आया है managing director का, कोई भी GM, CEO, मैनेजर और ऐसा पर्सन जो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट. Officer and members of the force to be considered always on duty, liable to be employed anywhere in India. So first is every member of the force in the purpose of this act be considered always on duty outside India also, and shall, as provided in section 14, no member of the force shall engage himself in any employment of office other than his duties in this act. It is also mentioned in this act that no member of the force shall engage himself in any employment. So इन ड्यूटीज़ के अलावा जो इस एक्ट में किसी मेंबर ऑफ द फोर्स को बताई गई है उनके अलावा वह किसी भी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं हो सकता. सेक्शन 15 रेस्ट्रिक्शन रेस्पेक्टिंग राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. एसोसिएशन बनाने का, एसोसिएशन फॉर्म करने का जो राइट है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन है उनके बारे में बताया गया है सबसेक्शन 1 में. नो मेंबर ऑफ द फोर्स शैल विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन इन रिटन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. सो कोई भी एसोसिएशन बनाने से पहले इन रिटन में परमिशन लेनी होगी या बताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो भी है. Be a member of or associated in any way with any trade union, labor union, political association, with any class of trade unions, labor unions or political associations. Next is be a member or associated in any other society, institution, association or organization that is not recognized as a part of the force and not a purely social, recreational or religious nature. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो पार्ट ऑफ द फोर्स नहीं है और प्योरली सोशल, रिक्रिएशनल और रिलीजियस नेचर की नहीं है प्योरली, उनसे मेंबर ऑफ द फोर्स जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको एक रिटर्न परमिशन लेना होगा अथॉरिटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से. कम्युनिकेट विद द प्रेस और पब्लिश और कोज टू बी पब्लिश एनी बुक, लेटर और अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट वेयर सच कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन इज इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज इज ऑफ ए प्योरली लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर इज ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड नेचर. सो मेंबर ऑफ द फोर्स प्रेस से भी संपर्क या कोई भी पुस्तक, दस्तावेज को प्रकाशित नहीं करेगा, ना करवाएगा जो उसकी ड्यूटी से जुड़ा हो या किसी लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक कैरेक्टर की किसी लिटरेचर से जुड़ा हुआ हो.
in any question arises to whether any society, institution, associations or organization is of a purely social, recreational, religious nature, the decision will be vested in central government. अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सोशल, रिलीजियस या रिक्रिएशनल नेचर की है या नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डिसीजन, उसमें फाइनल डिसीजन होगा. नो मेंबर ऑफ द फोर्स शैल पार्टिसिपेट इन और एड्रेस एनी मीटिंग टू टेक पार्ट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी बॉडी और पर्सन फॉर ए पॉलिटिकल पर्पस. कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स कोई पॉलिटिकल पर्पज से कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सेक्शन 16 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन. सस्पेंड होने के दौरान मेंबर ऑफ द फोर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. शैल नॉट बाय रीजन ऑफ हिज सस्पेंशन फ्रॉम हिज ऑफिस टू बी ceased to be a member of the force and he shall during that period be subjected to the same responsibility, discipline and penalties. तो सस्पेंड होने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि वह मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं है, वह सेम डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेनल्टीज को लिए सब्जेक्ट के लिए लाइबल होगा. सेक्शन 17 सरेंडर टू सर्टिफिकेट आर्म्स ईटीसी बाय पर्सन सीजिंग टू बी मेंबर ऑफ द फोर्स. एवरी पर्सन हु फॉर एनी रीजन सीजेस टू बी एन एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स. कोई भी पर्सन किसी भी कारण से जो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं है, शैल फोर्थविथ सरेंडर टू एनी सुपरवाइजरी ऑफिसर एम्पावर्ड टू रिसीव द सेम हिज सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, द आर्म्स, अकाउंटरीमेंट्स, क्लोथिंग, अदर आर्टिकल्स हैव बीन फर्निश्ड टू हिम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज. अगर कोई मेंबर ऑफ द फोर्स अभी किसी भी कारण से मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं रहा है तो वह अपने आर्म सर्टिफिकेट, क्लोथिंग को जो उसको ड्यूटी करने के लिए दिए गए हैं उनको सबमिट कर देगा किसी भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को जो एम्पावर्ड है. Subsection 2 any person who willingly neglects or refuses to surrender his certificate of appointment, arms, clothing, other articles furnished to him as required by subsection 1 shall on conviction he be punished with imprisonment in terms of extent to 1 month and a fine. So अगर कोई भी पर्सन जो मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं है या जो किसी भी कारण के चलते मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं रहा है, डिसमिस किया है, टर्मिनेट किया है और वह अपनी जो क्लोथिंग है, जो उसके सर्टिफिकेट्स है, जो आर्म्स है उसको सबमिट नहीं कर रहा है तो उसको 1 महीने की इंप्रिजमेंट और फाइन लगाया जा सकता है जो कि 200 रुपीज़ तक का फाइन होगा या फिर दोनों. Subsection 3 nothing in this section shall be deemed to apply to any article which under the orders of the Director General has become the property of the person to whom the same was furnished. इस सेक्शन का कुछ भी जो उस इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है उस पर अप्लाई नहीं होगा. सेक्शन 80 पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी. अगर कोई ड्यूटी में नेग्लेक्ट करता है तो उस पर क्या क्या पेनल्टीज इंपोज की जाएगी. विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कनेक्टेड इन सेक्शन 8 एवरी मेंबर ऑफ द फोर्स हु शैल बी गिल्टी ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ड्यूटी, विलफुल ब्रीच or neglect of any rule or regulation or lawful orders made by a supervisory officer who shall withdraw from the duties of his office without permission, who being absent on leave fails without reasonable cause to report himself for duty on the expiration of the leave, and who engages himself without authority in any employment other than his duty as a member of the force, who shall be guilty of cowardice, may be taken into force custody and shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year. So in subsection 1 there are a lot of things like any violation of duty, willful breach, neglect of any rule, regulation or lawful order, and withdraw from duties of his office without permission himself, expiration of leave, engages himself without authority in any employment, किसी और जगह पर कुछ employment करता है without providing any intimation to the authority, तो वह गिल्टी होगा और उसको 1 साल तक की सजा भी दी जा सकती है. अगर वह इनमें से लिखे हुए किसी भी वायलेशन के लिए गिल्टी होगा तो उसको 1 साल तक की सजा भी दी जा सकती है. सबसेक्शन 2 नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एन ऑफेंस पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. इस सबसेक्शन के अंडर में किया गया कोई भी काम कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा. अगर कोई मेंबर ऑफ द फोर्स कुछ भी ऐसा काम करता है जो सीआरपीसी के अंदर में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है तो भी उस पर पेनल्टीज इंपोज की जाएगी. नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट द कमांडेंट विद द पावर्स ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इनटू और ट्राइंग इनटू ऑफेंस कमिटेड बाय एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एंड पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर मेंबर ऑफ द फोर्स. तो अगर किसी एक मेंबर ऑफ द फोर्स ने दूसरे मेंबर्स ऑफ द फोर्स या उसकी प्रॉपर्टी के साथ में कुछ भी ऐसा ऑफेंस किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमांडेंट तक की रैंक को मैजिस्ट्रेट की पावर के साथ में अपॉइंट कर सकते हैं उस इंक्वायरी करने के लिए और उसको पनिश करने के लिए. Provided that when the offender is on leave or absent from duty, when the offence is not connected with the offender duties as an enrolled member of the force, when it is petty offence even if connected with the offender's duties as an enrolled member of the force, when the reason to be recorded in writing, it is not practicable for the commandant invested with the powers of a magistrate to inquire into try an offence. The offence may, if the prescribed authority within the limits of whose jurisdiction the offence has been committed so requires, be inquired into or tried by an ordinary criminal court having jurisdiction in this matter. सो बहुत वास्ट एम्बिट है उन काम का, उन ऑफेंसेस का जो इसमें दिया गया है. कोई भी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स अगर लीव पर है, अगर ड्यूटी से एब्सेंट है, अगर ड्यूटी पर है और ड्यूटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है ऑफेंस, अगर ड्यूटी पर है और ड्यूटी से रिलेटेड कोई पैटी ऑफेंस भी है तो भी ट्राई ऐसे कर सकते हैं. Subsection 3 nothing contained in this section shall be construed to prevent any member of the force from being prosecuted under any other law for any offence made punishable by that law or for being liable under any such law to any other or higher penalty or punishment than is provided for such offence by this section. तो कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स को प्रिवेंट नहीं किया जाता, बचाया नहीं जाता इस लॉ के द्वारा किसी दूसरे लॉ में इससे ज़्यादा हायर पेनल्टी की सजा लेने से. नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी पनिशेबल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. दिस इज आवर आर्टिकल 22 double jeopardy that no person shall be liable to punish twice for the same offense. So 90 application of Act 22 of 1922 to member of the force.
So the Police Incitement to Disaffection Act 1922 shall apply to members of the force as it applies to member of a police force. So this is the act which is applicable to CSF because it is also applicable to police force. Section 20, certain acts not apply to members of the force. So this question may be asked in your examination. What is those acts which are not applicable on the force? So first is Payment and Wages Act 1936, Industrial Dispute Act 1947, Factories Act 1948. These three acts are not applied to the CSF. So the next, section 21, protection of acts of members of the force. If any suit or proceedings against any member of the force for the act done by him in the discharge of his duties, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under the order of a competent authority. So इस सेक्शन में हमें बताया है कि क्या क्या प्रोटेक्शन हो सकती है मेंबर ऑफ द फोर्स के। अगर किसी ने भी किसी कंपिटेंट अथॉरिटी की डायरेक्शन पे उनके ऑर्डर पे कोई एक्ट किया है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। Any such plea may be proved by the production of the order directing, and it is so proved, the member of the force shall thereupon be discharged from any liability in respect of the act so done by him, notwithstanding any defect in the jurisdiction of the authority which issued such order. Next, subsection 3, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any legal proceedings, whichever civil or criminal, which may be lawfully be brought against any member of the force for anything done or intended to be done under the powers conferred by or in pursuance of any provisions of this act or the rules thereunder shall be commenced within 3 months after the act complaint or such shall have been committed, and not otherwise, and notice in writing of such proceedings and of the cause thereof shall be given to the person concerned and his supervisory officer at least 1 month before the commencement of such proceedings. तो सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी मेंबर ऑफ द फोर्स के खिलाफ चल रही है तो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर को एटलीस्ट यूनिट हेड को एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले उस प्रोसीडिंग से उनको इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, सेक्शन 22, पावर टू मेक रूल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for regulating the classes, ranks, grades, pay, remuneration, members of the force, and their condition of service in the force. Regulating powers and duties of members of the force authorized to exercise any function by or any under act. Fixing the period of service for members of the force. Prescribing the description and quantity of arms, accoutrements, clothing, and necessary articles to be furnished to the member of the force. Prescribing the place of residence of members of the force. So this is an exhaustive list of the powers to make rules. And next is institution, management, and regulations by any fund for any purpose connected with the administration of the force. तो इनमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, सभी सिंपल सी रूल्स लिखे हैं जो बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर। रेगुलेटिंग द पनिशमेंट्स एंड प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटीज टू होम अपील शैल बी प्रिफर्ड फ्रॉम अदर्स ऑफ पनिशमेंट एंड रिमिशंस ऑफ फाइन्स, अदर पनिशमेंट्स एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच अपील्स। रेगुलेटिंग मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू द फोर्स कस्टडी, मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्पोजल ऑफ केसेज, एंड द नेक्स्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच अथॉरिटी in disposing of revision petition. And next is records and manners in which such authority may make inquiry. The terms and conditions subject to which member of the force may be disputed under section 14 and the charge therefore. The manner in which and the fee of the payment of which the technical consultancy service and any other matter which has to be may be prescribed in this respect, which rules are required to be made under this act. So the next subsection is every rules made under this section shall be laid as soon as possible, maybe after it is made before each House of Parliament while it is in session, for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or 2 more successive sessions, and before it expiry of the session immediately following the session of the successive aforesaid, both House agree in making any modification in the rule, both House agree in making any modification in the rule, both House agree that the rule made not be made. The rule shall thereafter have effect only in such modified form or be not effect as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule. So, the next is A and B have been appointed an enrolled member of the force under this act and is vested with the powers, functions, and privileges of an enrolled member of the force. So, this is our CSF Act 1968, and in the last page there are a table are also provided in this act. I will read out this table for you, that in which some designations are tallied. And so the first one is Chief Security Officer, that is Commandant, Deputy Chief Security Officer, that is Deputy Commandant, Security Officer, Assistant Commandant, Head Security Guard, Head Constable, Senior Security Guard, Nayak, and Security Guard, Constable. So these designations are also asked in match the following sections and any question in our examination. So it will also helpful to take these designations in our cognizance. Nothing in this page is much importance and except the list of these designations. So this is our complete act of CSF, and I hope it will be helpful and beneficial for you in the upcoming examination. And thank you so much for listening it, for understanding it. Thank you so much.